सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर आईएएस। माय नेम इज रुपेश और हमने पावर आईएएस पे स्टार्ट किया हुआ है एनसीईआरटी सीरीज। राइट, तो लास्ट हमने एनसीईआरटी सीरीज में एक्चुअली एंशिएंट इंडिया स्टार्ट किया था क्लास 6 का, जिसमें हमने स्टोन एज से लेकर के कवर कर दिया था आईवीसी तक, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक। मैंने आप सभी को क्लास 6 की बुक से इनफैक्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिखाए थे कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर वो क्वेश्चन आए तो आप किस तरीके से उसके ट्रैप में फंस सकते हैं, क्योंकि क्लास 6 के एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे मैप्स हैं, डायग्राम्स, पिक्चर्स हैं जो कि बेसिकली आपके एग्जाम्स को फंसाने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। व्हाई आई एम सेइंग दिस, इट इज बिकॉज कि क्लास 6 के एनसीईआरटीज को लोग बेसिकली इग्नोर कर देते हैं एंड दे फील कि बहुत बेसिक सी चीज है, व्हाई शुड वी रीड इट। बट ट्रस्ट मी, आज के क्लास में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बहुत सारे क्वेश्चन जो बेसिक एनसीईआरटी से सॉल्व हो सकते हैं वो एक्चुअली में हम मिस आउट कर देते हैं जब हम एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आई वांट टू आस्क यू गाइस फ्यू थिंग्स, जैसे कि वी हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव, राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इनिशिएटिव व्हाट आई एम फाइंडिंग इज कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मैसेज आ रहा था कि सर न्यूज़पेपर इज समथिंग दैट वी आर फेसिंग प्रॉब्लम, तो न्यूज़पेपर को लेकर के इफ वी कैन स्टार्ट समथिंग, तो प्लीज न्यूज़पेपर का एक रेगुलर बेसिस पे अगर हम करंट अफेयर्स कवर करें, ऐसा कुछ कैन वी डू दैट। और इसके अलावा मेरे दिमाग में एक और चीज आ रहा था, सेकंड इज दैट PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। Why I am saying this PYQ? Because क्या होता है ना, अभी के टाइम पे वी गाइज आर सो मच इन्वॉल्व अपने बुक्स को कवर करने में, सिलेबस को कवर करने में, बट हम कभी जाकर के ये नहीं देखते कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करने का मैं सोच रहा हूँ, जिसमें हम जो भी कुछ बैच में एनसीईआरटीज का स्पेशली पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर हम कवर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने स्टोन एज कवर किया, हमने आईवीसी कवर किया, राइट, स्टोन एज में भी हमने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इन तीनों को कवर किया, तो इनसे पूछे हुए क्वेश्चंस को हम लगाते हुए जाएं। और इस सीरीज का मैं नाम रखने का सोच रहा हूँ नॉट बियॉन्ड दिस, एनबीटी सीरीज। एनबीटी सीरीज का एक ही पर्पस होगा कि हम जितने भी क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए हुए इन सीरीज के थ्रू वो सारे सारे क्वेश्चन लगने चाहिए, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाए, इसके बाहर कुछ भी ना आए। इसके लिए व्हाई आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज मैं कवर कर रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बुक दैट इज एनसीईआरटी, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस बुक, जिसका एनसीईआरटी पे कमांड है ना। ट्रस्ट मी, 35-40 क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आ रहे हैं उसके गलत नहीं होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। अभी हम 6 क्लास के एनसीईआरटी में इतना कुछ देख पा रहे हैं, यू कैन इमेजिन अगर हम क्लास 11th के एनसीईआरटी कवर करेंगे तो उसमें हम हिस्ट्री को कितने डिटेलिंग में जाकर के देखेंगे। उसके बाद अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दे तो आई एम प्रीटी श्योर हमारा एनबीटी सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा, नॉट बियॉन्ड दिस। ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में नहीं होगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट्स पे लगाएंगे, इन्वायरमेंट पे लगाएंगे, साइंस एंड टेक पे लगाएंगे। ऑल्सो मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रहा था, जैसा कि हम एज यू गाइस नो कि हम एनसीईआरटी सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज बिल्डिंग कोर कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ में एज लॉट ऑफ कमेंट्स और कमिंग कि हम करंट अफेयर से स्टार्ट करें, करंट अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट करें, जिसमें बहुत सारे लोग एक मैगजीन पढ़ते हैं दैट इज ऑफ विजन आईएएस। हम विजन भी कवर कर सकते हैं या फिर कोई भी एक मैगजीन जो सामने वाले को समझ में आए, वी कैन कवर दैट, राइट, हम स्टार्ट कर सकते हैं उससे। तो इस मैगजीन को कवर कर सकते हैं मंथली बेसिस पे, राइट, ताकि लास्ट में जाकर के पाइल अप ना हो जाए एक बार में कि पूरा का पूरा कंटेंट अचानक से आ गया, अब इसको कैसे कवर करें। व्हाई आई एम सेइंग दिस, इट इज बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है सितंबर 2024। ट्रस्ट मी, जिनका मेंस है ना उनको छोड़ करके अभी कोई नहीं पढ़ रहा, सब लोग, सबकी नींद खुलेगी दिसंबर में, राइट, आगे साल का प्रीलिम्स दिखाई देगा 2025 का। और हर साल यूपीएससी के रिकॉर्ड में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 4 ऐसे महीने होते हैं जिनके एक्चुअली में क्वेश्चंस प्रीलिम्स में फॉर करंट अफेयर्स आते ही आते हैं। ये चारों के चारों महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर साइंस एंड टेक, फॉर इकोनॉमी, एक्चुअली में जितना भी कुछ नया अपडेट हो रहा है यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। सो आई हाईली रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू कि प्लीज स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटीज। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज स्टार्ट रीडिंग करंट अफेयर्स, एटलीस्ट फॉलो वन मैगजीन जो भी आपको समझ में आ रही है। इफ यू गाइज वांट वी कैन स्टार्ट दिस करंट अफेयर सीरीज, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि मंथली मैगजीन को हर हफ्ते एक एक लेक्चर के थ्रू 4 लेक्चर्स में खत्म कर दे एक महीने के मैगजीन। अगर हम स्टार्ट भी करेंगे तो बहुत पीछे से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम जून या जुलाई के आसपास से वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट, दैट इज व्हाट वी हैव थॉट। So if you guys want to be a part of that, do let us know. Also हमारा जो टेलीग्राम का पेज है, मैं उसका कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम पे है, राइट, चैनल। यहाँ पे आपको जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, यानी कि जो हम एनबीटी सीरीज करेंगे नॉट बियॉन्ड दिस, इस सीरीज के पीडीएफ क्वेश्चंस के वहां मिल जाएंगे। इसमें करने का प्लान ये है कि हम 10 एमसीक्यू रखेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, राइट, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स होंगे। मोस्टली ये सारे के सारे पिछले साल के पूछे हुए एग्जाम से क्वेश्चन होंगे, राइट, पीवाईक्यू से लेंगे, और एक क्वेश्चन हम लेंगे मेंस का, राइट।
उसमें हम अप्रोच देखेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। व्हेन आई वाज वर्किंग इन दृष्टि आईएएस एज एन एसोसिएट एग्जामिनर, व्हाट आई फाउंड इज दैट कि बहुत सारे क्वेश्चंस में ना बच्चों के पास में कंटेंट होता है बट उनका स्ट्रक्चरिंग में बहुत इशू होता है, राइट। अब देखो, अगर आपके पास में कंटेंट का इशू है तो एनसीईआरटी सीरीज के थ्रू हम कंटेंट कवर कर लेंगे, मुझे पता है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में कॉन्सेप्ट में इशू नहीं आएगा, राइट, कंटेंट पार्ट कवर हो जाएगा। जो दूसरा मेजर इशू जो सबके सामने आता है वो ये है कि हम क्वेश्चन को कैसे तोड़े, उसका स्ट्रक्चरिंग पार्ट कैसे लेकर के आए। जो लोग इवैल्यूएशन में काम किए हैं आई थिंक वो ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे कि इवैल्यूएशन में भी हम ये देखते हैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा बॉडी में कितने डायमेंशंस में क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके एड्रेस किया गया हुआ है। उस चीज को हम एक जो क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे मेंस का, उसमें हम बेसिकली इसको देखेंगे। देखो मैं यहाँ पे एक की जगह ना 5, 10, 15 लिख सकता हूँ, बट मुझे पता है कि अगर हम एक भी करें और डेली करें ना, इट विल बी एफिशिएंट। अगला मेंस आज से 1 साल बाद है, अगर आप डेली एक क्वेश्चन कर रहे हो, एटलीस्ट फरवरी तक कर रहे हो, फरवरी के बाद आप फुल फ्लेजेडली प्रीलिम्स में लग जाओगे, तो फिर भी 6-7 महीने बहुत होते हैं। एक एक आंसर भी आप डेली लिख रहे हो तो दिस विल बी समथिंग दैट विल डू इन अ कंसिस्टेंट बेसिस। हम डेली बेसिस पे करेंगे, कंसिस्टेंटली इसको करेंगे। और 10 एमसीक्यू सिर्फ उन चैप्टर्स के जो हमने एनसीईआरटी से कवर किए। दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग एज एन इनिशिएटिव। अगर आपको लग रहा है कि यू वांट टू गो विद दिस, देन डू राइट समथिंग अबाउट एनबीटी सीरीज। अगर आपको चाहिए एनबीटी सीरीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वी कैन स्टार्ट ओवर दिस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर जो हम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। बाकी टेलीग्राम पे आपको इन सब के अपडेट्स मिलते रहेंगे, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम एंड देन वी कैन लुक इट फर्दर, राइट। अब जो आज का चैप्टर है दैट इज चैप्टर 5। हमने पिछले क्लास में चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 ये 4 चैप्टर्स को कवर कर दिया था, राइट। आज जो हम कर रहे हैं वो चैप्टर 5 है और उसका नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। बुक्स और बरियल्स से मैं क्या बोल रहे हैं, क्योंकि देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक क्विक समरी में दे देता हूँ। आई ट्राई हार्ड कि मैं इसको जल्दी से रैप अप करूं, बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि समझ में भी आना चाहिए, राइट। तो जल्दी जल्दी में विल नॉट इग्नोर। तो हमने कल के बैच में क्या देखा था कि हमारा जो स्टोन एज था, राइट, स्टोन एज, इसको हमने 3 पार्ट में तोड़ा था। कौन कौन से पार्ट थे गाइस? एक तो था पैलियोलिथिक, राइट, दूसरा था मेसोलिथिक और तीसरा कौन सा था? न्यूलिथिक, राइट। क्विक रिवीजन, पैलियोलिथिक को हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, राइट। इसमें हंटिंग गैदरिंग चल रहा था, ये हमने कवर किया था, है ना। जो मेसोलिथिक था यहां से पशुपालन, डोमेस्टिकेशन, इसकी शुरुआत होती है, ये हमने कवर किया था। और न्यूलिथिक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था एग्रीकल्चर, राइट, खेती, एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। और इसी कारण पोट्री का भी यूज न्यूलिथिक पीरियड से हम देखते हैं, ये हमने कवर किया था, राइट। न्यूलिथिक के 2 इंपॉर्टेंट साइट्स थे जो हमने कवर किया था क्विकली। एक था बुरजाहोम, जो कहां पे है? इट इज इन कश्मीर। और यहाँ पे पिट ड्वेलिंग, राइट, यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछा हुआ है, पिट ड्वेलिंग। और इसी बुरजाहोम में डॉग्स एंड मास्टर्स फाउंड बरीड टुगेदर, डॉग्स के साथ मास्टर दोनों की डेड बॉडी साथ में मिली है। और एक साइड हमने देखा था मेहरगर, राइट। और जो मेहरगर वाला साइड था ये कहां पे था गाइस? तो इसको हमने कवर किया था बोलान वैली ऑफ पाकिस्तान, राइट। टू बी प्रिसाइज, इसमें गोट्स को बरी कर दिया था मास्टर के साथ में, ताकि उनको ऐसा लगता था कि लाइफ आफ्टर डेथ का कुछ कॉन्सेप्ट होगा, तो इन लोगों को लास्ट जो भी लाइफ चल रही है, नेक्स्ट जो लाइफ होगी उसमें कुछ खाने के लिए मिले, तो गोट को भी साथ में बरी कर देते थे। तो इस तरीके से हमने लास्ट क्लासेस में कुछ चीजों को कवर किया था। फिर हमने थोड़ा सा आर्कियोलॉजी का डिफरेंस देखा था। आर्कियोलॉजी को कंपेयर किया था हमने किसके साथ में? मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ में कंपेयर किया था, इंस्क्रिप्शन के साथ कंपेयर किया था। तो उन चीजों को हमने कवर अप किया था। ये सब कवर करते हुए हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन तक पहुंचे थे और हम लास्ट में आर्यन इन्वेजन थियरी पे आए थे कि आर्यंस आए और आर्यंस ने आके इंडस वैली वाले लोगों को मार दिया, राइट। और इंडस वैली लोग जो मर जाते हैं उसके बाद से यहाँ पे आर्यंस का रूल स्टार्ट हो जाता है और फिर आता है वैदिक एज आर्यंस के आने के बाद। आज हम कवर करेंगे वैदिक एज को, राइट। तो देखो अब जब हम वैदिक एज को कवर करते हैं ना, तो एक जो मेजर चीज जो सामने आता है वो ये है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। वैदिक बुक्स को ऐसा कहा गया है कि दुनिया की बहुत पुरानी बुक्स है, राइट। वेद, वेद भी कितने तरीके के होते हैं आप सबको पता होगा, 4 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं, राइट। अब अगर हम इन चारों वेद को देखें तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ओल्डेस्ट ऋग्वेदा है, सबसे पुराना वेद है। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि देखो आज से ये ना 3500 साल पुराना है, यानी कि अराउंड 1500 बीसी इसके आसपास में ऋग्वेद लिखी गई थी। उसका टाइम पीरियड है, एक्चुअली लिखी बहुत बाद में गई है, पहले सुश्रुत बोली जाती थी सिर्फ, राइट।
बाद में इसको राइट डाउन किया गया। 1500 बीसी के आसपास के टाइम को ये बताती है ऋग्वेद। और अगर हम प्रिसाइजली पीछे वाले टॉपिक्स को रिकैप करें तो हमें पता चलेगा आईवीसी का टाइम क्या था, 25 टू 1500 बीसी, और फिर वैदिक एज का टाइम क्या है, 1500 टू 600 बीसी, जो हम अभी कवर कर रहे हैं, राइट। इसके बाद से आता है महाजनपद, जो कि 600 बीसी के ऑनवर्ड होता है, जहां पे हम बुद्धिज्म देखेंगे और जैनिज्म देखेंगे, वो आज के बैच में देखेंगे, राइट। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में ये भी कहा गया हुआ है कि ऋग्वेद में ना बहुत सारे वैदिक ऐसे टर्म्स के बारे में दिया हुआ है, बहुत सारे वैदिक कंपोजिशंस के बारे में दिया हुआ है, उस वक्त की सोसाइटी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि पूरे के पूरे तरीके से ऋग्वेद में लिस्टेड आउट है। और अदर वेद जो ऋग्वेद के अलावा है वो कौन कौन से, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद क्या है, तो सामवेद में क्या है ना कि जो भी ऋग्वेद में बोली हुई चीजें हैं, लिखी हुई चीजें, उन सबको किस तरीके से म्यूजिक के फॉर्म में इसके वर्ड्स पता लगा सकते हो, लाइक सामवेद, समा बांध देना, गाना, म्यूजिक, साम, राइट। नेक्स्ट इज यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर में क्या है, तो यजुर्वेद के अंदर में है, नेक्स्ट इज यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर में क्या है, तो यजुर्वेद के अंदर में और अथर्ववेद के अंदर में एक मेजर डिफरेंसेस है। यजुर्वेद के अंदर में जो भी अभी के सेक्रीफाइसेस हैं, राइट, उनके बारे में लिखा हुआ है कि कोई भी सेक्रीफाइस किस तरीके से करना है, क्या उस सेक्रीफाइस का प्रैक्टिस होगा, कैसे सेक्रीफाइसेस जो यज्ञ कर रहे थे ये लोग, वो सभी सेक्रीफाइसेस के बारे में यजुर्वेद में दिया हुआ है। और यजुर्वेद के बाद लास्ट में कौन सा है, दैट इज अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर में ना मैजिकल चीजों के बारे में लिखा हुआ है, जादू टोना, इन सब चीजों के बारे में लिखा है, जो बेसिकली उस टाइम में एग्जिस्ट करते होंगे जब आर्यंस इंडिया में आए होंगे और आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बाद में यहाँ पे एज अ ट्राइब रहना स्टार्ट कर दिए होंगे। उस वक्त जो उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, जो मैजिक या जादू टोना है, वो सब के सब चीजें किसमें होती थी, अथर्ववेद में होती थी। तो ये 4 वेद है। सबसे पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर में क्या है, उस वक्त की सोशल कंडीशंस के बारे में दिया हुआ है, मंत्रास के बारे में दिया हुआ है, बहुत सारे मंत्र हैं। उन मंत्र को चैंट कैसे करना है म्यूजिक के फॉर्म में, वो किसमें दिया हुआ है, सामवेद, साम, राइट, समा बांध देना, गाना, म्यूजिक, यू कैन रिमेंबर फ्रॉम दैट वे। इसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर में क्या है, तो यजुर्वेद के अंदर में जो भी सेक्रीफाइसेस है, जो भी यज्ञ है, वो किस तरीके से होंगे, वो यजुर्वेद के अंदर है। एंड लास्ट इज अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के अंदर क्या है कि जो लोकल ट्राइब वहां रह रहे थे, जो लोकल आर्यंस वहां पे रह रहे थे, वो आर्यंस, वो ट्राइब क्या उनकी लाइफ में चल रहा था, किस चीजों पे बिलीव करते थे, जो मैजिकल चार्म्स, स्पेल्स, इन सभी के ऊपर में जो भी उनके लाइफ में चल रहा था, वो सब के सब अथर्ववेद के अंदर में लिखा हुआ है। तो ये मेजर से 4 डिफरेंसेस है इन वेद के अंदर में। ऋग्वेद को ना थोड़ा सा हम डिटेल में कवर कर सकते हैं, क्योंकि ऋग्वेद पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, जो ऋग्वेद है इसमें गायत्री मंत्र के बारे में दिया हुआ है, राइट। और ये बहुत बाद में वैल्यू एडिशन हुआ गायत्री मंत्र ऋग्वेद के अंदर में। इनफैक्ट एक बैटल है, दैट इज बैटल ऑफ 10 किंग्स, इसके बारे में ऋग्वेद में दिया हुआ है 7वें मंडल में, ऑन 7th मंडल। यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट, एंड दिस इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या है बैटल ऑफ 10 किंग, तो एक्चुअली में क्या हुआ था ना कि एक तरफ में एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ पे लड़ाई होती है 2 ट्राइब्स के बीच में, राइट। एक तरफ भारता ट्राइब थी और दूसरी तरफ थे 10 अदर किंग्स, राइट। एक भारता एक ट्राइब है और उसके अगेंस्ट है 10 अदर किंग, 10 अदर किंग्स है उनका, और भारत ट्राइब, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है। वो लड़ाई रवि रिवर के पास होती है, रिवर रावी, इसका एंशियंट नाम था परुष्णी, राइट। तो रिवर परुष्णी के पास में ना वो लड़ाई होती है, और उसी बैटल को ऋग्वेद के 7th मंडल में लिखा हुआ है, जिसको आप क्या बोलते हो, बैटल ऑफ 10 किंग्स। दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछा हुआ कि वो लड़ाई कहां पे हुई थी, तो दैट फाइट वाज नियर द रिवर परुष्णी, राइट। एंड इट इज इनक्रिप्टेड इन 7th मंडल। ऋग्वेद के किस मंडल में है वो, तो 7th मंडल के अंदर में है, राइट। तो इस तरीके से मोटा मोटी 4 क्लासिफिकेशन हमने देखा। अब देखो कुछ हमें एविडेंसेस मिले। ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है, द पेज इज फ्रॉम अ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, राइट। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना, ये एक्चुअली में एक पेड़ है कश्मीर में, उसके ऊपर में, उसके बिर्च, उसके ऊपर में लिखा हुआ था। लगभग 150 साल पहले के आसपास में इसको देखा गया है। देन आफ्टर दैट इसके ऊपर में रिसर्च हुआ, तो ये एक्चुअली ऋग्वेद का पूरा एक इंस्क्रिप्शन है, राइट, जो हमें वहां से मिला है। और अभी के टाइम पे इसको प्रिजर्व कहाँ किया गया है, तो एक लाइब्रेरी में, जो कि पुणे महाराष्ट्र में। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, ऋग्वेदा स्टार्ट होने के पहले जो सोसाइटी थी, स्पेशली अगर हम स्टोन एज के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम आईवीसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमेशा से कंफ्लिक्ट होता है कि क्या हॉर्सेस थे। तो कुछ कुछ जगह पे बहुत माइनर एविडेंसेस मिले हैं कि देयर इज सम प्रोबेबिलिटी कि शायद वहां घोड़े हो सकते हैं, देयर कैन बी सम हॉर्सेस। लेकिन हॉर्सेस का एक्चुअली में कल्चर वैदिक एज में देखा गया, जब आर्यंस आते हैं। आर्यंस एक्चुअली में सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब है, जो
ऊपर से, मतलब आप मान के चलो इराक, ईरान, उस रास्ते से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए इंडिया में घुसते हैं, पाकिस्तान, फिर इंडिया में आते हैं, राइट। तो वहां पे घोड़े बहुत ज्यादा हुआ करते थे, ईरान की तरफ के घोड़े बहुत पॉपुलर है। अगर आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो गुजरात के आसपास के रूलर्स थे ना, वो एक्चुअली में गुजरात के पोर्ट से ना ईरान की तरफ से घोड़े मंगाते थे, राइट। तो घोड़े पोर्ट्स के थ्रू आते थे। ईरानियन घोड़े बहुत पॉपुलर रहे पूरी पूरी हिस्ट्री में, और आर्यंस आए वहीं से। तो उनके साथ में जो हॉर्सेस आए थे ना, वो हॉर्सेस का इंडिया आने के बाद में ना, एक्चुअली में इंडिया में हॉर्सेस का कल्चर बहुत प्रमोट हो गया। और जैसे हॉर्सेस का कल्चर आता है वैसे चैरियट्स आता है। चैरियट्स आपको पता ही है, घोड़े आगे लगे रहते हैं, उसके पीछे राजा का एक सिंहासन होता है, घोड़े चलते हैं, राजा उसके साथ चलता है, दैट इज कॉल्ड चैरियट्स। तो चैरियट्स किसके साथ आते हैं? घोड़े के साथ आते हैं। और प्लस कैटल्स, कैटल्स तो हम स्टोन एज में देख रहे हैं, मेसोलिथिक में जब हमने देखा कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होता है, पशुपालन शुरू होता है, तब से कैटल्स का यूज भी स्टार्ट हो गया था। तो दिस इज हाउ ऋग्वेदा में हमें सोसाइटी दिखना स्टार्ट होती है। ऋग्वेदा में जो प्रेयर्स देखे गए, जैसे हमने कहा कि ऋग्वेद में क्या है, बहुत सारे प्रेयर्स के बारे में दिया हुआ है। उनमें जो प्रेयर्स है वो बेसिकली कैटल्स को लेकर के है, चिल्ड्रंस को लेकर के, और बाद में चिल्ड्रन में भी टू बी स्पेसिफिक बेटे। लाइक आज के टाइम पे भी आप हिंदू सोसाइटी में देखते होंगे कि लोग डिस्टिंग्विश करते हैं बेटा और बेटी के बीच में। अभी तो फिर भी कम हो गया, कुछ टाइम पहले तक बहुत ज्यादा था। ये आज से स्टार्टेड नहीं है, ये आज से कई हजार साल पहले की बात है। तो भी प्रिसाइज आज से 3500 साल पहले से ये चीजें चल रहा है। बेटों को लेकर के वहां पे मतलब प्रेयर्स भी लिखा हुआ था कि ये प्रेयर्स करने से आपके घर में बेटा हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके की जो भी प्रेयर्स थी ऋग्वेद में हमें देखने को मिलती है। हॉर्सेस का इस्तेमाल करते थे चैरियट्स के साथ में, युद्ध में, बैटल के टाइम में। और जो भी सेक्रीफाइसेस हैं, राइट, ये सेक्रीफाइसेस हम किया करते थे फायर को लेकर के। मतलब सपोज करो आग है, आग हवन चल रहा है, उसके अंदर में हम सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, आग में चीजें डाल रहे हैं और अग्नि का पूजा कर रहे हैं। मतलब कुछ देव थे जिनकी हम पूजा करते थे। एक्चुअली में आज के टाइम पे जब सोसाइटी में गॉड देख रहे हैं ना, ऐसे गॉड उस टाइम में नहीं होते थे। उस टाइम में नेचर गॉड था, लाइक इंद्रदेव, गॉड ऑफ रेन, फायर, है ना, अग्नि, अग्निदेव, राइट, सोमदेव। ऐसे 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 अलग अलग तरीके देव होते थे जो हम वैदिक एज में देखते हैं। आज वाले जो देव आप देख रहे हैं, विष्णु भगवान है, ये सभी भगवान, इनको कहते हैं कि गुप्ता एज के आते आते तक बहुत सारी इवोल्यूशन आ चुका था बुक्स में, टेक्स्ट में। यहाँ तक कि पुरानास, राइट, उपनिषद, स्पेशली पुरानास खास करके लिखना और कंपाइल होना शुरू हो चुका था। और पुरानास के ऊपर में इस पर क्वेश्चन भी पूछा था यूपीएससी ने प्रीलिम्स में। ये सब गुप्ता एज के आसपास में हुआ है। यहाँ पे नेचर वॉज द प्राइम सोर्स ऑफ गॉड, और यही चीज यहाँ पे एनसीईआरटी ने कवर करने की कोशिश की। इसके आगे हम जाएं तो इसमें लिखा हुआ है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। किन के शब्दों का हम इस्तेमाल करते थे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए? तो देखो, ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब एक ऐसा इंसान जो हायरकी में सबसे टॉप पे है, जो पढ़ा लिखा इंसान है और उसकी बात सब मानेंगे। उसके बाद आता था राजा। राजा कौन? जो ट्राइब को लीड करता था। देखो ये वाला जो राजा है ना, बाद में जब महाजनपद में आप मगध वाले राजा को देखोगे तो उससे डिफरेंट है। इस राजा का मतलब था कि देखो बहुत बहुत बड़ा इंपायर नहीं है, एक छोटा सा ट्राइब है, एक कबीला है, उसमें ना 10 लोग हैं। वो 10 लोग एक साथ आ गए और उन्होंने कहा कि आप हम 10 लोगों का ध्यान रखोगे, राइट, आप हमारे हेड हो। उसको राजा बना दिया गया। अब इस राजा के पास में ना कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। ऋग्वेद में कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं देखी गई। इनफैक्ट लेटर वैदिक एज में भी स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट बहुत कम, रेयरली देखा गया है। क्यों? क्योंकि टैक्स सिस्टम था ही नहीं। इसको अगर मैं थोड़ा सा और प्रिसाइजली बताऊं तो यहाँ पे क्लियर होगा। एक एम्पायर को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको चाहिए कि वहां पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो, जिसके कारण सरप्लस हो, राइट, अनाज सरप्लस में हो, जिसको आप बार्टर सिस्टम में यूज कर सको, राइट। पहले के समय में कॉइन्स नहीं थे, बार्टर सिस्टम होता था, हेर फेर, आप कुछ अनाज के बदले में ले लो या अनाज दे दो। और बार्टर सिस्टम के बाद सैलरी, आप बार्टर सिस्टम के थ्रू एटलीस्ट इतना सैलरी पे कर सको कि आपके पास में एक आर्मी हो, राइट। अब ये सैलरी पे करने के लिए बार्टर सिस्टम के लिए आपको टैक्स लेना पड़ेगा, है ना। तो जो वैदिक एज है, स्पेशली ऋग वैदिक एज है, उसमें ना टैक्स नहीं लिया जाता था। यहाँ पे बाली एक ऑफरिंग था, मतलब लोग क्या करेंगे, जितना भी उन्होंने अपना उगाया है अनाज, उसका 1/6 उठा करके राजा को दे देंगे। बोलेंगे कि हमारी तरफ से आपको एक प्रेजेंट है, राइट, आप हमारे ध्यान रख रहे हैं तो आप हमारी तरफ से इसको रख लो। तो ये एक तरीके से फोर्सफुल नहीं था। दिस वॉज समथिंग कि कोई भी आया और उसका मन है तो राजा को कुछ चैरिटी में दे दिया, राइट, एंड रूलर हैज टू एक्सेप्ट। राजा ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। बट ये कोई सिस्टम का पार्ट नहीं है। इस चक्कर में एक स्टैंडिंग आर्मी रखना वाज नॉट पॉसिबल। तो जब बैटल ऑफ टेन किंग है, ऐसे जहां भी युद्ध हुए हैं, तो ये युद्ध होते कैसे थे? तो होता क्या था कि अगर एक ट्राइब है, उस ट्राइब में 10 लोग हैं, राइट, वो 10 के 10 लोग क्या करेंगे, एक साथ आ जाएंगे। कहीं भी लड़ाई हो रहा है तो उसके जितने भी बड़े बड़े फैमिली मेंबर्स होंगे सब एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे और वो जाकर के लड़ करके आ जाएंगे, राइट। और फिर जब लड़ाई खत्म होगी तो अपने अपने काम में लग गए। मतलब स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जब से टैक्सेशन का सिस्टम स्टार्ट हुआ कि रूलर ने टैक्स लेना शुरू कर दिया, राइट, और टैक्स जैसे स्टार्ट हुआ उसके बाद से सैलरी देना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद से आर्मी स्टार्ट हो गई।
मतलब आज के भी सिस्टम में आप देखो, गवर्नमेंट अगर इतनी बड़ी फोर्स को पेमेंट कर पा रही है, इट इज ओनली बिकॉज कि हम लोग टैक्स दे पा रहे हैं। अगर हम टैक्स ना दे तो गवर्नमेंट पे ही नहीं कर पाएगी। तो एग्जैक्टली वैसा ही सिचुएशन हो जाएगा जैसे वैदिक एज में था, कि एक बड़ी आर्मी रखने की जरूरत ही नहीं है, जो आम इंसान है इन्हीं लोग को बुला लो, जब जरूरत पड़ा तो इन्होंने युद्ध कर लिया, चाइना के साथ में लड़ाई हो गया, हम ही क्या युद्ध कर लिए, और फिर लड़ाई खत्म हो गया तो अपने काम पे आ गया, मैं पढ़ाने आ गया, पढ़ने आ गए, राइट। इस टाइप का कुछ सिस्टम हुआ करता था, कब, वैदिक एज में। सो मूविंग अहेड, नाउ द स्टोरी ऑफ मेघालिथ्स। देखिए ये मेघालिथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। एक्चुअली होता क्या था ना, ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जहां पे खास करके साउथ इंडिया के आसपास में, तो भी प्रिसाइज अगर इस टाइम पीरियड को मैं मार्क करूं तो 300 बीसी के आसपास का टाइम पीरियड है, या उससे पहले, लाइक 500 से 300 बीसी के आसपास का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में क्या होता था कि अगर कोई भी इंसान मरता था ना, तो उसको डेड बॉडी के ऊपर में, उसको जमीन में गाड़ करके ना उसके ऊपर पत्थर रख देते थे, बहुत बड़ा ऐसे सर्कल बना देंगे, पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर, और ये पूरा का पूरा इसको बोलेंगे मेगालिथ्स। ये एक मेगालिथिक कल्चर हुआ करता था। तो मेगालिथ्स आर कॉल्ड एज स्टोन बोल्डर्स, राइट। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट्स। किसी का भी डेथ हुआ है उसको मार्क करना है, तो मेगालिथ वाले क्या करेंगे, उसके ऊपर में ना, उसके डेड बॉडी के ऊपर में जहां भी उन्होंने उसको गाड़ा उसके ऊपर पत्थर रख देंगे। ये जो सिस्टम था ये एक्चुअली में मेगालिथ का था। ये प्रैक्टिस जो है मेगालिथ का, ये कब स्टार्ट हुआ, लगभग आज से 3000 साल पहले, यानी कि टू बी प्रिसाइज 500 बीसी के आसपास में पिक पे था। इसको शुरुआत हुई है 1000 बीसी के आसपास में, राइट। और ये 500 बीसी के आसपास में एकदम पिक पे चल रहा था। और ये कहां पे देखा गया, तो दिस इज मोस्टली सीन इन साउथ इंडिया, जैसा कि मैंने बताया आपको, राइट। जब आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें मेगालिथ के बारे में बहुत डिटेलिंग नहीं है, लेकिन क्लास 11th की अगर आप तमिलनाडु पब्लिकेशन की बुक पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने मेगालिथ को ना थोड़ा डिटेल में कवर किया हुआ है। तो एनीवेज हम एनसीईआरटी सीरीज में इसको आगे और डिटेल में कवर करेंगे, बट दिस इज बेसिक अबाउट द मेगालिथ्स जो एनसीईआरटी में कवर हुआ है। इनाम गांव एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, लेट मी टेल यू। इनाम गांव एक ऐसा साइट है जो आर्य शर्मा भी कवर किया हुआ है, और ये साइट लाई करता है महाराष्ट्र में। आप देखो इस मैप में, मैंने एनसीईआरटी का मैप इसलिए डलवाया ताकि आपको ध्यान में हो कि हम कोई बहुत बड़ी क्लास की पढ़ाई नहीं कर रहे, हम क्लास 6 की पढ़ाई कर रहे हैं, और उससे इतने क्वेश्चन लग रहे हैं। ये बुर्ज हूं जो हमने कवर कर लिया। कौन सा साइट है गाइस, मेसोलिथिक है, पैलियोलिथिक है, न्यूलिथिक है, कौन सा है, न्यूलिथिक साइट है, हमने कवर किया था, राइट। मेहरगढ़ कौन सा साइट है, न्यूलिथिक साइट है। बुरजाहोम में डॉग उसके मास्टर के साथ बरी करते हुए मिले, बुरजाहोम में पिट ड्वेलिंग था। मेहरगढ़ में अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। कहां पे, बोलान पास, पाकिस्तान के पास में, राइट। यहाँ पे किसकी बॉडी मिली है, बकरियों को मालिक के साथ में दबा दिया जाता था, दफना दिया जाता था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एंड दिस इज इनाम गांव। हमने उस दिन कवर किया था कोल्डी हवा और मारागरा। ये कौन सा जगह है, ये वो जगह है जहां पे आपके अर्लीस्ट राइस एविडेंसेस मिले हैं, जो कि किसके नॉर्थ में है, विंध्यास के नॉर्थ में। फर्स्ट चैप्टर में हमने इसको कवर किया था, और ये 5th चैप्टर में मैंने सेम मैप को यूज किया ताकि आपको पता चले कि एनसीईआरटी किस तरीके से चैप्टर्स को कनेक्ट करती है। तो देखो इनाम गांव क्या है, तो एक साइट है, राइट, गोंद रिवर के पास में, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है, किसकी, भीमा की, राइट। और ये आज से 3600 से 2700 साल पहले के आसपास की बात है। मतलब आईबीसी से हम स्विच कर चुके हैं, वैदिक एज वाला टाइम चल रहा है, उसी के आसपास का बात है जब ये साइट्स बहुत ही प्रोलिफिक थी, बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। अब ये साइट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन साइट्स पे ना कुछ ऐसा मार्क किया गया जो आज भी लोग प्रैक्टिस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डेड बॉडी थी उसका हेड नॉर्थ की तरफ में था और उसका पैर साउथ की तरफ में था। आज भी आप देखो हिंदू प्रैक्टिसेस में इफ समबडी डाइज उसके पैर को हम साउथ की तरफ करते हैं, राइट। तो इस टाइप का वो प्रैक्टिस उस वक्त भी वो लोग करते थे, ऐसा वहां से पाया गया हुआ एविडेंस में। इसके बाद में लाइफ आफ्टर डेथ, ये वाला कॉन्सेप्ट भी वहां पे बहुत देखा गया। और ये लाइफ आफ्टर डेथ मतलब एक इंसान की मृत्यु होने के बाद भी उसको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये सिर्फ यहाँ नहीं, ये हर जगह देखा गया, हर साइट्स में देखा गया। हमने इसको पहले पुराने साइट्स में मेहरगढ़ में भी कवर किया कि किस तरीके से जो गोट्स हैं उनको भी मास्टर्स के साथ में बरी कर दिया गया हुआ, ताकि अगर बाद में उनको कुछ चाहिए हो तो दे कैन ईट दैट गोट फॉल अपार्ट, राइट। तो ये उस चीज को उस वक्त भी बिलीव करते थे। यहाँ तक कि एनसीईआरटी ने ना इसमें एक स्टोरी के बारे में बताया हुआ है कि एक इंसान है जिसके पास डबल स्टोरी बिल्डिंग पाई गई है, कहाँ पे, इनाम गांव में। इनाम गांव में डबल स्टोरी बिल्डिंग, और उसके घर में ना एक बड़ा सा ग्रेनरी, एक अनाज घर पाया गया है। तो ऐसा माना गया है कि हो सकता है कि वो रूलर हो, इनाम गांव का मुखिया हो, हेड हो, राइट। इट इज नॉट श्योर, बट उसके सोशल स्टेटस को देख करके ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, एंड दैट इज वाई इनाम गांव इंपॉर्टेंट है। अगर इनाम गांव एक टॉपिक है, लेट मी टेल यू गाइस, कोई डाउट नहीं है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर आफ्टर इनाम गांव इज ऑक्यूपेशन। इनाम गांव में क्या ऑक्यूपेशन थे, तो एग्जैक्टली जो सिस्टम चल रहा था वही चलते हुए आ रहा है। वीट है, बार्ले है, राइस है, पल्सेस है, मैलेट्स है, सीसम है, राइट। ये सब के सब इनाम गांव में लोग
आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा है कि एविडेंसेस मिले कि लोग इसको उगा रहे थे, ये कंजम्पशन में भी हो रहा था। और एनिमल्स कौन से, तो वही जो पुराने एनिमल्स है, लाइक बफेलो हो गया, गोट हो गया, शिप हो गया, डॉग, हॉर्स एक्सेट्रा, जो हम पहले से देखते हुए आ रहे, सेम एनिमल्स सेम थिंग हमने कहाँ देखा, न्यूलिथिक में भी देखा और इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास भी देखा हुआ, राइट। तो इनाम गांव हमारे यहाँ कवर होता है। नाउ द सेकंड इज, दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच आई वाज सेइंग, राइट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, मैंने एनसीईआरटी से उठाया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसका आंसर मुझे टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देंगे। whenever I'll get time I'll try to evaluate it, right। और मैं आपको एक मॉडल आंसर भी दे दूंगा कि आपका अप्रोच किस तरीके से होना चाहिए, कंटेंट जो मैंने पढ़ा है उसी के आसपास से आपका सॉल्व होगा। फिर भी इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग डिस्कस, देखो पहले तो की टर्म देखना, डिस्कस, यू हैव टू जस्ट गो स्ट्रेट इन द क्वेश्चन, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस फ्रॉम बरियल्स do archaeologists use to find out whether there were social differences among those who were buried। तो एक तो सोशल डिफरेंसेस में मैंने आपको बता दिया कि बड़ा सा घर, राइट, एक इंसान बरी किया हुआ मिला जिसके घर में ग्रीनरी पाया गया है, राइट। दूसरा लोकेशन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और लाइफ आफ्टर डेथ, तो जो इंसान मर रहा है उसके साथ क्या क्या चीज उन्होंने बरी किया हुआ, इससे ये भी पता चलता है कि वो कितना कैपेबल है। अब कोई गरीब मर रहा है तो कौन पूछता है यार, उसके तो अंतिम संस्कार भी कोई नहीं करने जाएगा, राइट। तो लाइफ आफ्टर डेथ तो भूल ही जाओ। तो अगर कोई इंसान जिसकी बॉडी मिल रही है उसके साथ में बहुत सारी चीजें मिल रही है, इट मीन्स वो सोशली बहुत कैपेबल इंसान है। इसी चीज को आपको पूरे डायमेंशंस में सेट करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इसको हम मान के चलेंगे अबाउट 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड दिस विल बी अराउंड 200 वर्ड्स। आपको इसको 200 वर्ड में लिखना है, राइट। तो आप इसको लिख करके टेलीग्राम पे पेज में शेयर कर सकते हैं, आई लुक इनटू इट। मैं इसका मॉडल आंसर भी दे दूंगा। एंड दिस इज हाउ वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 5। नाउ कम्स द चैप्टर नंबर 6, दैट इज किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स। देखो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, फटाफट फटाफट। हमने स्टोन एज देखा, स्टोन एज में लोग असभ्य थे, असभ्य इन द सेंस कि हंटिंग गैदरिंग, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सेटल्ड लाइफ नहीं है। फिर हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या आई कि लोगों की लाइफ बहुत सेटल्ड थी, राइट। लाइफ सेटल्ड लाइफ मतलब लोग अब अपनी जिंदगी में स्थायी हो गए थे, दे नो कि अब लाइफ ऐसे ही चलेगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता है तो आर्यंस आते हैं, और आर्यंस में टू बी प्रिसाइज हम वैदिक एज की बात करते हैं, राइट। तो वैदिक एज में हम देखते हैं कि एक रिलीजन, उसका प्रमोशन होता है बहुत ज्यादा, वो रिलीजन प्रोपोगेट होता है, दैट इज हिंदुइज्म। और यहाँ पे बहुत सारी बुक्स आती हैं, 4 वेद आती है, राइट। इस टाइम पे सोसाइटी जो थी वो विलेज इकोनॉमी पे बिलीव करती थी। गांव, लोग गांव में रह रहे हैं, ट्राइब्स के फॉर्म में रह रहे हैं। बैटल ऑफ 10 किंग्स हमने देखा, जो ऋग्वेदा में मेंशन किया हुआ है, ट्राइबल फॉर्मेट पे लोग रह रहे हैं, जिंदगी बहुत ही नॉर्मल से चल रही है। फिर विलेज इकोनॉमी के बाद में, वेद्स के बाद में चीज थोड़ा सा और एडवांस होना स्टार्ट होती है। तो हमने थोड़ा सा मेघालित्स के बारे में पढ़ा कि मेघालित्स का टाइम आता है जहाँ पे वो जो लोग मरते हैं ना, उनको क्या करते हैं, बरी करते टाइम उनके ऊपर में स्टोन रखते हैं। और वहीं से हमने देखा इनाम गांव, इनाम गांव में भी हम बेसिकली थोड़ा विलेज वाला ही एंगल देख रहे हैं कि विलेज इकोनॉमी टाइप की चीजें हमें दिख रही है। अब हो क्या रहा है कि ये जो छोटे छोटे कबीले थे, राइट, छोटे छोटे कबीले थे, इनके छोटे छोटे हेड थे जो कि किंग थे, इन किंग्स के बीच में लड़ाई होता है, राइट। अब यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि इनके पास में एक रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, ये टैक्स नहीं लेते थे। बलि एक ऑफरिंग था जो हर इंसान अपने राजा को जाके देता था, बट वो टैक्स नहीं था। जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगा तो जो एक जीतेगा ना वो हो जाएगा एक बड़ा सा एम्पायर। मतलब एक ये जनपद, एक ये जनपद, दो जनपद के बीच में लड़ाई हुआ। जनपद, जन मतलब इंसान, पद मतलब टेरिटरी जहां पे लोग रह रहे हैं, जनपद। दो जनपद के बीच में लड़ाई होगा, जो जीत जाएगा वो क्या बन जाएगा, महाजनपद, राइट। और जब महाजनपद बनेगा तो महाजनपद बनने के बाद में अब स्टार्ट होगा टैक्सेशन पॉलिसी। अब वो टैक्स लेना स्टार्ट करेगा, नंबर 1। नंबर 2, एक नॉर्मल एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी रखना स्टार्ट कर देगा। नंबर 3, उसके एम्पायर में सब कुछ सेटल्ड हो जाएगा। इट मीन्स एक हायरकी सेटअप आ जाएगा कि राजा, राजा के नीचे में उसके जो मंत्री है, मंत्रिमंडल के नीचे में सेनापति, सेनापति के नीचे में सैनिक, राइट। एक पूरा क्रोनोलॉजी बनने लग जाएगा। और ये कब डेवलप होगा, ये तब डेवलप होगा जब लोग ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, जब 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 किंग टैक्स लेना स्टार्ट कर देगा। जब ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर वो जनपद महाजनपद में कन्वर्ट होगा। एंड दैट इज व्हाट द चैप्टर है जो हम भी कवर करने आ रहे हैं कि महाजनपद किस तरीके से बना, किंग, किंगडम्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स, राइट। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सो लाइक हाउ सम मेन बिकम रूलर, किस तरीके से वो कुछ लोग रूलर बने, इसी चीज को मैंने समझाया। एनसीईआरटी में लिखा है कि कुछ राजा थे, राइट, जो लोग उनको चुनते थे आज से लगभग 3000 साल पहले, राइट। और फिर होता क्या था कि अपने काम के हिसाब से वो सेक्रीफाइसेस करता था, रिलीजियस सेक्रीफाइस करता था, मतलब यज्ञ वज्ञ करता था, लोग यज्ञ को सपोर्ट कर रहे हैं, यही सब चीज चल रहा है। एक सबसे पॉपुलर था अश्वमेधा या हॉर्स सेक्रीफाइस।
इसमें क्या होता था कि एक राजा अपने क्षेत्र के घोड़े को छोड़ देगा और बोलेगा कि ये घोड़ा जहां तक जाएगा वो पूरी की पूरी टेरिटरी मेरी है, पूरा का पूरा एरिया मेरा है। अब वो घोड़ा अगर किसी और एम्पायर के टेरिटरी में गया और उसने रोक दिया, राइट, तो दोनों के बीच में लड़ाई होगा और जो लड़ाई जीतेगा ऑफ कोर्स उसका बाउंड्री बढ़ जाएगा। तो अब देख लो किस तरीके से जनपद आपस में लड़ करके क्या बन रहे हैं, महाजनपद बन रहे हैं। और ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल तभी है जब उन सभी के बीच में क्या हो रहा है, उन सभी के बीच में सेक्रीफाइसेस के थ्रू अपने पावर को बढ़ाने का एक ऑप्शन मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, एंड दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग देयर, राइट। इसके बाद सोसाइटी में ना चार तरीके का डिवीजन आना स्टार्ट हो गया, द फोर फोल्ड डिवीजन इन द सोसाइटी। क्या है, सबसे टॉप पे ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स वो जो पढ़े लिखे इंसान है। उसके बाद से क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन, जो लड़ाई मारपीट करने वाले इंसान है, मतलब जो बॉडी बिल्डिंग वाला जो सेक्शन था, जो प्रजा को प्रोटेक्ट करेगी, वो सबके सब क्षत्रिय होंगे। तीसरा विश्य, विश्य कौन, जो ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत इंटरेस्टेड है, राइट। और चौथा है शूद्र, शूद्र वो जो इन सभी काम को नहीं करेंगे लेकिन इनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, स्लेवरी करेंगे, उनको शूद्र में रखा गया था, राइट। तो ये चार तरीके का सोसाइटी देखा गया। अर्ली वैदिक एज में ये जितने भी वर्ना सिस्टम में डिवीजन था, ये आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग था। आप पढ़े लिखे इंसान हो तो आप ब्राह्मण बन गए, आपको बॉडी बिल्डिंग में मजा आ रहा है, आपको लड़ाई मारपीट में मजा आ रहा है, राइट, आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, सेवियर हो, राइट, तो आप क्षत्रिय ग्रुप में आ गए। अगर आप बिजनेस में ज्यादा दिमाग चल रहा है, हर चीज में आप बस पैसा निकालने की सोच रहे हो, कैसे 2 रुपए और मैं इसमें प्लस कर लूं, तो आप वैश्य। और कुछ नहीं कर रहे, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसे एग्रीकल्चरल काम वाम कर रहे हो, तो आप शूद्र हो। तो ये प्रोफेशन के अकॉर्डिंग था, मतलब एक ब्राह्मण के घर में पॉसिबल था कि अगली जनरेशन क्षत्रिय की हो, अगली जनरेशन वैश्य या शूद्र की हो। लेकिन बाद में जाकर के ये रिजिड हो गया, मतलब मैं ब्राह्मण तो मेरे आने वाली सारी जनरेशन ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय तो मैं सारी जनरेशन क्षत्रिय आने वाली। ये कब हुआ, ये हुआ लेटर वैदिक एज में। इट इज क्लियर। तो लेटर वैदिक एज में क्या होता है, चीजें बहुत ज्यादा रिजिड होने लग जाती हैं, राइट, सोशल कंडीशंस रिजिड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही था जनपद। जनपद के बारे में मैंने बताया, बिग सैक्रिफाइसेस कर रहे थे ये लोग, राजा होते थे जो जन को ध्यान रखता था, जन का हेड था, राइट। जनपद का मतलब मैंने बता दिया, एक ऐसी जगह जहां जन रहती है, जनपद है ना, जनपद कहेंगे उसको। कौन कौन से क्रॉप्स थे तो बहुत पॉपुलर है, राइस, व्हीट, बार्ले, पर्ल, शुगर केन, ये सब हमने पहले भी कवर किया है, मस्टर्ड, ये सब क्रॉप्स तो हमने पहले भी देख लिया स्टार्ट होते हुए। राइस सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ गाइस, गो बैक टू द फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था कि नॉर्थ ऑफ विंध्यास, वहां पे हमने राइस का स्टार्टिंग देखा था, राइट। तो ये सब चीज हमने यहाँ देख लिया। कौन किस टाइप की पोट्री थी यहाँ पे, तो ग्रे एंड रेड कलर की पोट्रीज बेसिकली वैदिक एज में देखी गई है, या फिर पेंटेड ग्रे वेयर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। एंड दिस इज व्हाट इज गिवन इन द एनसीईआरटी, वी हैव कवर्ड दिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज महाजनपद। महाजनपद क्या होगा, तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, जब दो जनपद आपस में लड़ेंगे, जो एक बड़ा बन के आएगा वो महाजनपद होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या महाजनपद के पास में आर्मी थी, यस। क्या महाजनपद एक कैपेबल एम्पायर होता था, यस। क्या महाजनपद में ट्रेड एंड कॉमर्स बड़े लार्ज स्केल पे होता था, तो यस। क्या ये सारी चीजें जनपद में थी, नहीं, क्योंकि वो छोटे स्केल पे चलती थी, राइट। और ये जनपद के पहले का स्टेज क्या है, तो ट्राइब्स। तो अगर सपोज करो मुझे एक इवोल्यूशन ड्रॉ करना है, तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा कि सबसे पहले ट्राइब्स थी, कौन थे ट्राइब्स वाले, ये थे आर्यंस जो आए थे, राइट। ट्राइब्स क्या बना, जनपद, राइट। और जनपद क्या बना, महाजनपद, राइट। अगर हम टैक्सेस को लेकर के आए, तो टैक्स सिस्टम मैंने स्टार्टिंग में ही कवर कर दिया। टैक्स सिस्टम कैसे था, तो टैक्स रूलर लेता था, राइट, महाजनपद से। और महाजनपद से क्यों लेता था, क्योंकि उसको बड़ी आर्मी को स्टैब्लिश करना था। ऑल दैट वी हैव कवर्ड, यही चीज यहाँ पे एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है। ये सब मेंस ओरिएंटेड पॉइंट्स है, मेंस में आप इन आंसर्स को यूज कर सकते हो, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें आपको दिखेगा, राइट। तो इसको क्या है, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट, ओकेजनल गिफ्ट क्या मिलता था, बाली, जो मैंने बताया था कि 1/6 जो भी आपने प्रोड्यूस किया उसका 1/6 जाके रूलर को दे दिया, दैट इज द बाली। तो आप इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन रिलीजियस गिफ्ट, ओकेजनल गिफ्ट, अब टैक्स को फिक्स कर दिया गया कि अब भाई आपको 1/6 तो पे करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। अगर आप टैक्स पे नहीं कर सकते हो तो आपको रूलर के पास जाना है और उसके एम्पायर में कुछ देर तक जाके काम करके आना है। कुछ भी काम करो बट आपको काम करके आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस ऑल्सो कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ अ लेबर। अगर आप कैपेबल नहीं है तो आप जाओ, मेहनत करके आओ, श्रम करके आओ, लेबर वाला काम करके आओ। अगर आप पैसा दे पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जो उपजा रहे हो वो दे करके आओ, वो नहीं तो जाकर के आप मेहनत करके आओ, बट यू हैव टू गो एंड डू समथिंग आउट देयर। ये एक्चुअली में टैक्सेशन सिस्टम था जो उस जमाने के हिसाब से बहुत रीजनेबल टाइप का था। एग्रीकल्चर में चेंजेस, अब देखो यहाँ पे दो चेंजेस देखे गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए ना कि आखिरकार में ऐसा क्या हुआ कि जो वैदिक सोसाइटी थी ये डेवलप करके महाजनपद बनती है, आई थिंक ये डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा कि वैदिक सोसाइटी में क्या क्या नहीं था। तो वैदिक सोसाइटी में नो टैक्स
नो आर्मी, नो हायरकी ऑफ रूलर। लेकिन ये सारी की सारी चीजें उल्टी है महाजनपद में, क्योंकि महाजनपद में टैक्सेशन सिस्टम भी हाई था, हायरकी भी बड़ा था, राइट, और आर्मी बहुत बड़ी थी। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो ऑल दिस वाज पॉसिबल, याद करो जो मैंने फर्स्ट बैच में बताया था, बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की खोज होती है और आयरन लोग यूज करना स्टार्ट करते हैं। जब आयरन का लोग इस्तेमाल करते हैं यूज करना, तो आयरन के बने हुए टूल्स वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि उससे खेती करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि प्लग शेयर्स में आप उसको यूज कर सकते हैं, खुदाई जो आप करते हो बहुत अच्छे से होगा, राइट। सेकेंड थिंग, आयरन के जो बने हुए टूल्स होते हैं ना, उससे पेड़ काटना आसान है। तो मास लेवल ऑफ डिफोरेस्टेशन स्टार्ट हो गया, शहर बनने लग गए, सारे पेड़ लोगों ने काटना शुरू कर दिया, वहां पे खेती स्टार्ट कर दी। खेती अगर बढ़ गया तो खेती बढ़ने से क्या होगा? सरप्लस। खेती अगर हमने शुरू कर दिया तो उससे सरप्लस स्टार्ट कर दिया, उससे हमने ट्रेड स्टार्ट कर दिया। अगर सरप्लस स्टार्ट कर दिया, ट्रेड स्टार्ट कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि अब जनपद जो था वो महाजनपद बनने लगेगा, क्योंकि अब वो कैपेबल हो जाएगा अपने पास एक रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी रखने के लिए। उसके पास पैसा नहीं है तो बोलेगा ठीक है आप 10 लोग हैं, आप लोग आर्मी का रोल प्ले करेंगे और आपको हम इसके बदले में अनाज देंगे, तो उनको खेती करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो दैट इज हाउ सोसाइटी वाज स्टार्टिंग टू इवॉल्व, एंड दिस इज व्हाट वी हैव सीन जब महाजनपद बन रहे थे। दिस इज द इंटायर कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एक बार इस क्लोज लूप को देख लेते हैं कि दो मेजर चेंजेस क्या थे। तो सबसे पहला, ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन। आयरन का इस्तेमाल करने लग गए लोग, तो जो वुडन प्लग शेयर्स थे उससे ज्यादा स्ट्रांग होते थे आयरन वाले, खेती करना आसान था, प्लस डिफोरेस्टेशन मास लेवल पे होने लग गया। दूसरा कि लोग ना ट्रांसप्लांट करने लग गए पैडी को। मतलब पहले क्या होता था ना कि वो सीड्स को लेकर कैसे खेत में छीट देते थे और वो पौधा जमेगा, कुछ वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अब एक्चुअली वो जाकर के ट्रांसप्लांट कर रहे थे वहां पे। मतलब एग्रीकल्चर को लेकर के भी पीपल वर बिकमिंग मोर शार्प, राइट। इसके कारण में एग्रीकल्चर एक्सपेंड होने लग गया, एम्पायर एक्सपेंड होने लग गया, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सपेंड होने लग गया, और फिर जनपद महाजनपद बनने लग गया, राइट। दिस इज व्हाट इज कवर्ड इन एनसीईआरटी हियर। देखो एनसीईआरटीज आर व्हाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। इसके बाद मेंस में आपको लग रहा है कि कोई इश्यू होगा, नहीं होगा। प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके लेकर आ जाओगे आंसर। अगर आपको मतलब एग्जैक्ट आंसर भी नहीं पता ना, यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट एंड यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस, एंड वंस यू एलिमिनेट द ऑप्शंस यू आर एट द राइट आंसर, राइट। सो दिस इज हाउ दिस कैन गो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अ क्लोजर लुक टू मगधा। मगधा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मगधा, मैंने याद है फर्स्ट बैच में बताया था, इट वाज द बिगेस्ट महाजनपद ऑफ दैट टाइम, राइट। जो 4 महाजनपद इंपॉर्टेंट है उसमें सबसे बड़ा महाजनपद इवॉल्व होकर कौन आया था? मगध आया था। और मगध इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मगध की हिस्ट्री बहुत बड़ी है। मगध में आप देखोगे आगे जाकर के कि चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब मौर्य डायनेस्टी, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी, ऐसी बड़ी बड़ी डायनेस्टी मगध के टाइम पे ही फ्लोरिश करती है, राइट। तो मगध जो है इवॉल्व होता है, बहुत सारी रिवर जा रही थी, लेकिन दो इंपॉर्टेंट रिवर है, एक गंगा और सोन। इन दोनों के पास में पाटलिपुत्र। कौन सा एम्पायर गाइस? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो था वो गंगा और सोन के बीच में था, जिसके कारण मगध में एग्रीकल्चर करना आसान था, ट्रेड एंड कॉमर्स करना आसान था, दो रिवर्स थी। तो आप थ्रो शिप्स, नाव के सहारे भी आप सामान ला सकते हो, ले जा सकते हो, और बहुत ही अच्छी एल्यूवियल सॉइल है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी मास लेवल पे हो सकता है। इसके कारण ये एम्पायर बहुत फ्लरिश किया, और यहाँ पे हरियंका डायनेस्टी बहुत फ्लरिश की। हरियंका डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। थोड़ा सा उनके बारे में देखेंगे, व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज हाउ इसके बाद से मगध बहुत ज्यादा फ्लरिश करने लग गया। तो अगर मैं मगध को पर्टिकुलरली कवर करूं, राइट, तो मगधा में बहुत सारे एम्पायर्स हैं, लेकिन अगर हम सबसे पहला एम्पायर बताएं तो दैट इज हरियंका डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है गाइस? हरियंका, राइट। इसके बारे में एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ ताकि थिंग्स गॉट हैंड टू हैंड। तो हरियंका में एक है बिंबिसार और एक है अजातशत्रु। ये दो इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने एक्चुअली हरियंका डायनेस्टी यहीं से स्टार्ट होती है, बिंबिसार अजातशत्रु। ऐसा कहा गया है कि बुद्धिज्म के टाइम पे भी दे वर द वन हु वर देयर। जब बुद्धिज्म इंडिया में चल रहा था, गौतम बुद्ध थे उस वक्त में, ये एम्पायर्स थे वहां पे। और एक इसमें इंपॉर्टेंट है उदयन। उदयन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो जब बिंबिसार और अजातशत्रु थे ना, तो इस वक्त मगध जो था इसका कैपिटल था पाटलिपुत्र, इसको याद, सॉरी, इसका कैपिटल था राजगीर, इसको याद रखना। क्या कैपिटल था? राजगीर। लेकिन जब उदयन आते हैं तो ये एक्चुअली में राजगीर से कैपिटल को शिफ्ट करते हैं और कहां लेके आते हैं? पाटलिपुत्र। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, पूछा हुआ स्टेट पीसीएस में बहुत बार, यूपीएससी में लाइनर्स के फॉर्म में आ सकता है कि नेम द रूलर हु शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। सो द आंसर इज उदयन, राइट। दिस इज व्हाई ही इज इंपॉर्टेंट। अब अगर हम मगध को देखते हैं तो एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है वज्जी। देखो वज्जी महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि
इसको रिपब्लिक मानते थे। यहाँ हुआ क्या है ना कि एक ऐसा जगह था, खास करके वैशाली के पास में एक बड़ा सा एम्पायर था। वहां पे बहुत सारे राजा थे, हजारों की संख्या में। हर राजा के पास में एक एम्पायर होता था, वो कुछ लोगों को हेड कर रहा होता था, और वहां पर राजा लोग चुन के बनाते थे, बिकॉज इट वॉज अ रिपब्लिक सिस्टम, राइट। तो वहां पे हो क्या रहा था वज्जी में कि बहुत सारे अलग अलग क्लैंस थे, अलग अलग क्लैंस थे मतलब अलग अलग लोगों के ग्रुप था, जिनमें अलग अलग लोग हुआ करते थे जो लीड करते थे। तो अगर वैशाली के ऊपर में अटैक होगा, तो ये जो अलग अलग राजा थे ना, अलग अलग क्लैंस के, वो एक साथ मिलते थे, मीटिंग करते थे, और सब एक साथ आकर के काउंटर अटैक करते थे। दैट इज वाई वैशाली वॉज अ पावरफुल एम्पायर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वैशाली एक बहुत पावरफुल मगधा महाजनपद बना हुआ था, राइट। और इसका होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि वहां पे जना या फिर संघ संघ था, जो कि एक आदमी का नहीं था, बट ऑफ मेनी रूलर्स। समटाइम्स व्हेन इवन थाउजेंड्स ऑफ मेन रूल टुगेदर, ईच वन एज राजा। हजारों आदमी रूल कर रहा है और हर आदमी राजा है, पूरा रिपब्लिक सिस्टम चल रहा है वहां पे। आज से इतने साल पहले इनफैक्ट ब्रिटिशर्स जब ये कहते थे कि इंडिया में गुलामी कोई नई बात नहीं है, हम आके यहाँ पे जो गुलामी कर रहे हैं कुछ नया नहीं है, इंडिया को तो आदत है, एंशियंट टाइम से यहाँ पर जितने थे वो लोगों को गुलाम बना के रखते थे। तो उसकी काउंटर थ्योरी में यही थी कि एंशियंट टाइम में अगर आप महाजनपद पढ़ोगे तो पूरी दुनिया में अगर आप देखो रिपब्लिक सबसे पहला कहाँ पे शुरू हुआ, तो रिपब्लिक सबसे पहला स्टार्ट हुआ इंडिया में वज्जी से, दैट इज इन वैशाली। अब वहां जाकर के देखो, वहां पे हजारों राजा थे जिनको लोग चुन के बनाते थे। सो इट इज द प्राइम एग्जाम्पल कि इंडियंस वर नॉट ऑलवेज स्लेव्स इवन इन द एंशियंट टाइम्स, राइट। एंड दैट इज वाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे है ये? तो ये है वैशाली में। अगर किसी एक के ऊपर में अटैक किया एनिमी ने, तो सबके सब एक साथ मिलते थे और सबके सब उसको अटैक करते थे उसके अगेंस्ट में, राइट। यही चीज यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, एंड दैट इज हाउ द चैप्टर एंड्स टुडे। इसके साथ में हमने 2 चैप्टर खत्म किया। तीसरा चैप्टर है क्वेश्चन एंड द आइडियाज, राइट। यहाँ पे क्या होता है ना, देखो जब चीजें इतने मास लेवल पे इवॉल्व हो रहा है, मतलब आप खुद सोचो कि ट्राइब्स हैं, राइट, आर्यंस, राइट, जंगल में इधर उधर रह रहे हैं, अपने अलग एक वेदी बना दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। वहां से वो लोग इवॉल्व होकर के एग्रीकल्चर में आते हैं। एग्रीकल्चर जब वो स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे करके, तो जनपद बना रहे हैं। फिर आयरन का इस्तेमाल होता है और मास लेवल ऑफ डिफोरेस्टेशन होता है, राइट। आयरन के इस्तेमाल से हम ऐसे वेपन्स बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, जिससे एग्रीकल्चर करना आसान हो जाता है। तो एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो रहा है। तो एग्रीकल्चर जैसे एक्सपेंड हुआ तो जनपद क्या बन गया? महाजनपद। अगर सोसाइटी में इस लेवल पे सोशल चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के फिलोसफिकल एस्पेक्ट पे भी चेंजेस देखने को नजर आ रहे होंगे। और फिलोसफिकल एस्पेक्ट में क्या चेंज दिख रहा है? तो बहुत सारे ऐसे नए नए रिलीजियस ग्रुप आने स्टार्ट हो गए थे, सेक्ट्स आना स्टार्ट हो गए थे टू बी प्रिसाइज, जो अपनी नई आइडियोलॉजी को लेकर के आ रहे थे। हुआ क्या ना कि जब इतने सारी चीजें हो रही होंगी तो मास लेवल पे, तो जो ब्राह्मणिज्म था, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, इसमें ना बहुत सारी इंप्योरिटीज आना स्टार्ट हो गई। अब इंप्योरिटीज कैसे आना स्टार्ट हो गई? तो इंप्योरिटीज ऐसी थी कि वर्ना सिस्टम पहले बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन था, अब क्या हो गया? बेस्ड ऑन बर्थ। मतलब आप ब्राह्मण हो, भले आपका बच्चा अनपढ़ हो, गवार और शूद्र की एक्टिविटी करता हो शूद्र जैसी, लेकिन वो है ब्राह्मण, राइट। एक्चुअली मैं भी ब्राह्मण हूँ, है ना। सो दैट इज आई वाज थिंकिंग कि मेरी भी हरकतें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। सो दिस इज अबाउट द वर्ना सिस्टम, राइट। अब इसके साथ इंप्योरिटीज क्या हुआ? तो पेट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब सभा एंड समिति। आपको पता है सभा समिति क्या था? जब ऋग्वेद था ना, ऋग्वेद का समय, ऋग्वेद के समय में क्या होता था, मतलब वैदिक एज की एकदम स्टार्टिंग का जो समय था, तो सभा और समिति ऐसे मीटिंग्स होती थी ना, जहां पे मेन और वुमेन दोनों अलाउड थी, और दोनों आकर के मिलते थे, बैठते थे और डिस्कस करते थे कि हमें आगे क्या करना चाहिए, कैसे चीजें इंप्रूव होंगी। बाद में इतनी इंप्योरिटीज हो गई कि यहाँ से वुमेन्स को हटा दिया गया, बोला गया कि सिर्फ मेन ही आएंगे, राइट। तो सभा में, समिति में क्या होता था कि सारे गांव के लोग, सब लोग आकर के एक साथ बैठ करके मीटिंग करते थे। और सभा में क्या होता था कि राजा और राजा के साथ में कुछ ब्राह्मण जो पढ़े लिखे थे वो लोग आते थे। मतलब सभा एक छोटी सी मीटिंग थी और समिति एक बड़ी सी मीटिंग थी। वुमेन्स को हटा दिया गया, तो इस टाइप की इंप्योरिटीज आना स्टार्ट हो गई। यहाँ तक कि शूद्र की सिचुएशन इतना बुरा हो गया कि अनटचेबल वाला सिचुएशन सब भी स्टार्ट होना देखना शुरू हो गया था तब से, राइट। उनको एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व करना, स्लेवरी जैसे काम, तो बहुत सारी इंप्योरिटीज होना स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम पे लोगों को ऐसा लगा कि फिलोसफिकल एस्पेक्ट पे अगर हम बात करें, तो फिलोसफिकल एस्पेक्ट में एक इंपॉर्टेंट बुक है जो मैं बताना भूल गया, लेट मी टेल यू, दिस इज उपनिषद। आपको पता है उपनिषद क्या है? जब हमने 4 वेद पढ़ा था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, राइट, उसके साथ साथ उपनिषद भी होती है। उपनिषद एक फिलोसफिकल किताब है जिसमें आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है। उपनिषद का मतलब ही होता है सिटिंग नियर द गुरु, गुरु के पास में बैठना और सीखना।
ये उपनिषद ऐसी बुक्स बनना स्टार्ट हो गई थी, राइट। इसके बाद से एक और बुक थी ब्राह्मणा। ब्राह्मणा एक ये बुक थी। ब्राह्मणा बुक में क्या लिखा हुआ था कि जो भी जिस भी टाइप का सोशल प्रैक्टिस आप चाह रहे हो, जो भी तरीके का आप यज्ञ करना चाह रहे हो, वो यज्ञ कैसे होगा उसका पूरा का पूरा प्रोसेस ब्राह्मणा में लिखा हुआ था कि यज्ञ करना है तो पहले ये होगा, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। लेटर वैदिक एज में आते आते ऐसी इंप्यूरिटीज आ गई थी कि ब्राह्मण का एक सेक्शन वो बोलता है कि अब ये सारे के सारे काम मैं ही करूंगा, प्रीस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, राइट। और उन्होंने इसके ऊपर में एक मोनोपोली रख लिया। मतलब जो ब्राह्मण जो किताब थी जिसमें प्रोसेस लिखा हुआ था कि कैसे किसी यज्ञ को फॉलो करेंगे, अब ब्राह्मण्स का एक ग्रुप आता है और वो किताब को रिप्लेस करके बोलता है कि अब मैं बताऊंगा कि इस यज्ञ को कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में एक अलग लेवल ऑफ रिजिडिटी, कठोरता आना स्टार्ट हो गया था। जब इतने लेवल पे चेंजेस आ रहे थे ना, तब जाकर के जो बुद्धिस्ट थे, स्पेशली बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस टाइप की सेक्ट्स डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी जो हायरकी के ऊपर में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जन्म के आधार पे आपको ब्राह्मण बना देना इज नॉट समथिंग वर्थ इट। आपके लक्षण नहीं है ब्राह्मण जैसे, और आपको हर कुछ हो चाहिए जो ब्राह्मण्स को मिलता है। और कोई ऐसा इंसान जो शूद्र के परिवार में पैदा हुआ है और उसके इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई है, बट उसको शूद्र ट्रीट करना बिकॉज वो शूद्र ही पैदा हुआ है इज नॉट समथिंग गुड। तो इसको लेकर के एक नया टाइम स्टार्ट होता है, एंड द टाइम दैट वी आर टॉकिंग इज टाइम ऑफ, स्पेशली दिस वन, यस, इज द टाइम ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म में क्या होता है कि सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्धा का पुराना नाम था, राइट, बाद में गौतम बुद्धा के नाम से जाना जाता है जब इनको एनलाइटनमेंट मिल जाता है। बुद्धिज्म का शुरुआत किया था इन्होंने आज से लगभग 2500 साल पहले, टू बी प्रिसाइज 500 से 600 बीसी के आसपास में, राइट। एक्चुअली में ये बिलोंग करते थे एक स्मॉल जना से जिनका नाम था साक्य जना, यानी कि साक्य क्लेन। ये कौन सा क्लेन है? याद है वज्जी रिपब्लिक, जहां पे मैंने बताया कि 1000 रूलर्स होते थे, राइट। हर रूलर अपने एक ट्राइब को हेड करता था, उसका एक गुरु था, उसमें एक ये भी उस रूलर से बिलोंग करते, दैट इज द शाक्य जना, राइट। इनकी जो फादर थे उनका नाम था शुद्धोधना, और इनकी मदर एक थी प्रजापति गौतमी और एक थी महामाया, राइट। अब आप मुझे बताएंगे प्रजापति गौतमी और महामाया में क्या डिफरेंस था? टू बी प्रिसाइजली एक हिंट दे रहा हूँ, एक फॉस्टर मदर थी और एक उनकी अपनी मदर थी, सो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। दूसरा, उनको इनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होती है? बोधि ट्री के पास में, जहां पे उन्होंने अपना सबसे पहला सेरेमन कहाँ दिया है? सारनाथ में, जो कि बनारस के पास में, और इनका डेथ होता है कुशीनगर में। तो बुद्धिज्म में ना ऐसी बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म में अगर आप देखने जाओ तो बुद्धा ने सबसे पहला सेरेमन कहाँ पे दिया, राइट। बुद्धा को अगर और आप डीप में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि बुद्धा ने जब अपने घर को छोड़ा था तो उसका एक अलग नाम है, राइट। और जब उनका डेथ होता है तो उसको महापरिनिर्वाणा कहते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। निर्वाणा एक अलग चीज है, राइट। तो जितनी भी टर्म्स है इनके लिए एक सिंबल्स यूज करते हैं, उसको ध्यान नहीं रखना, बस उसको रटना होता है आपको। तो उस सिंबल्स का मैं आपको एक टेबल अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू दे दूंगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, और आप उसको याद कर सकते हैं। प्लस जो 4 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स है वो भी मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा चैनल पे, आप वहां से उसको ध्यान में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। बाकी हम जब पीवाईक्यू सीरीज लेकर के आएंगे एनबीटी, तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज बेसिक अबाउट द बुद्धिज्म। थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में आपको बता दूं बुद्धिज्म में, तो बुद्धिज्म जो था वो 2 बेसिक ग्रुप में बाद में डिवाइड होता है, राइट। ये क्लासिक्स की एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक था महायाना, कौन था गाइस? एक था महायाना और दूसरा था हीनयाना, राइट। महायाना मतलब बुद्धा को महान बनाना, यानी कि यहाँ पे आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजन वाली प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी। बुद्धिज्म स्टार्ट क्यों हुआ? क्योंकि हमें बुद्धिज्म इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि हमें ब्राह्मणिकल कल्चर को हटाना, हमें एक ऐसा कल्चर लेके आना जहाँ पे सब एक समान हो, राइट। तो ये ब्राह्मणिकल लैंग्वेजेस को भी छोड़ के आते हैं, तो इन्होंने हीनयाना को स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में बुद्धिज्म में ही इंप्योरिटी आ जाती है और बुद्धिज्म में ही लोग आइडियल वर्शिप करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी बुद्धिज्म में ही महायाना आ जाता है। हीनयाना का मतलब क्या था कि बुद्धा एक आम इंसान है, ही इज अ ऑर्डिनरी मैन, राइट। लेकिन महायानों ने बताया कि बुद्धा आम इंसान नहीं है, वो एक भगवान है। क्यों? क्योंकि अब वो बुद्धा के नाम पे ही ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिए थे। इसको हम और डिटेल में कवर करेंगे जब हम एनसीईआरटी को 11th क्लास से कवर करेंगे। उपनिषद मैंने आपको बता दिया, उपनिषद में क्या होता है, इसका लिटरल मीनिंग होता है कि अपने एक गुरु के पास में बैठना और वहां से सीखना। उपनिषद बेसिकली फिलोसफिकल चीजों के बारे में बात करता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑल हियर, राइट। नाउ जैनिज्म, जैनिज्म में एक क्विक रिवीजन। जैनिज्म में कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। सबसे पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव, बुल उनका साइन था। जो 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर, राइट। महावीर के ऊपर में भी एग्जैक्टली सेम ही थीम्स है जैसे हमने बुद्धिज्म में पढ़ा। घर से निकलते हैं, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाहर जाना होता है, राइट। तो उनके भी लाइफ में अलग अलग टाइम को अलग अलग पीरियड से एक्सप्लेन किया गया है। बुद्धा का टाइम और जैना का टाइम, इन दोनों का टेबल मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप उसको याद कर लेना। 6 क्लास की एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि निर्वाणा का मतलब क्या होता है, महापरिनिर्वाणा का मतलब क्या होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी में, जो एंशिएंट इंडिया का है, राइट। मेरे दिमाग में एक ये भी चीज आ रहा है कि जब हम क्लास 6 का एंशिएंट खत्म कर रहे हैं तो क्यों ना इसके साथ साथ 11th का भी एंशिएंट खत्म कर ले। एक ही स्लॉट में पूरा का पूरा टॉपिक एंशिएंट का खत्म हो जाएगा, और फिर एनबीटी सीरीज लगाएंगे तो नॉट बियॉन्ड दिस
उससे हमारे सारे के सारे पीवाईक्यू लग जाएंगे। तो आई थिंक फिर देन एंड देयर हम एक सब्जेक्ट को खत्म कर लेंगे। सो दिस इज अबाउट जैनिज्म। जैनिज्म में भी हम देखे हैं कि प्राकृत लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, बुद्धिज्म पली लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। जैनिज्म को ट्रेडर्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है, क्यों? क्योंकि जैनिज्म ट्रेडिंग को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाते हैं। बुद्धिज्म के हिसाब से ट्रेडिंग एक बुरा चीज है। बुद्धिज्म के हिसाब से एक आदमी के पास में सारा रिसोर्स नहीं होना चाहिए, सोसाइटी में सबके पास होना चाहिए। ट्रेडर्स के पास में बहुत रिसोर्स होता है, तो बुद्धिज्म के अकॉर्डिंगली ट्रेडर्स अच्छे नहीं है। इसलिए आप देखोगे आज के टाइम पे भी 90% ट्रेडिंग कम्युनिटी जैन की ही है। XYZ जैन कंपनी, XYZ जैन शॉप्स, राइट? जैन्स आज भी ट्रेड कर रहे हैं। इनका रूट आज से 3-3.5 साल पुराना है। सो इफ यू नो हाउ टू कनेक्ट, यू विल अंडरस्टैंड कि आज की सोसाइटी क्यों इस तरीके से चल रही है। दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड हिस्ट्री। सो दिस वाज अबाउट द जैनिज्म, राइट? यही यहाँ पे एनसीईआरटी में कवर किया हुआ है। नाउ गोइंग क्विकली, संघ। संघ मतलब क्या होता है? देखो, अगर महावीर या बुद्धा दोनों अपने घर को छोड़ते हैं तो दोनों कहाँ पे रहेंगे? एक संघ बनाएंगे, एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां पे उनकी तरफ बहुत सारे लोग जो अपने घर को छोड़ दिए वो एक साथ वहां पे रहेंगे। वो संघ का एक नियम होता था, राइट? वो सबको फॉलो करना था। इनिशियली बुद्धिज्म में वुमेन्स को संघ का पार्ट बनने से बुद्धा ने मना कर दिया था। उनका मानना था कि सिर्फ मैन ही होना चाहिए जो संघ का पार्ट हो। लेकिन बाद में उसमें वुमेन्स भी आना स्टार्ट हो गई थी जो संघ का पार्ट बनी। सबसे पहली वुमेन कौन थी जो बुद्धा के जो संघ का पार्ट बनी थी? शी वॉज प्रजापति गौतमी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए संघ क्यों बनाया गया? संघ इसलिए बनाया गया कि अगर आप अपने घर को छोड़ रहे हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो कहीं ना कहीं तो रुकेंगे। जिस जगह पे आप रहेंगे आपके तरफ बहुत सारे वहां पे सेंट्स होंगे, मॉन्क्स होंगे। वो पूरे के पूरे एरिया को हम संघ बोलेंगे, हम एक संघ में रहेंगे। यही बुद्धिज्म में और जैनिज्म में दोनों में अलाउ किया गया। एक इसमें इंपॉर्टेंस है कि बुद्धिज्म में स्पेशली ऐसा कहा गया था कि अगर आप एक आर्मी में काम करते हैं, किसी के फोर्स में, किसी फौज में है, या फिर अगर आप कर्ज लिए हुए, राइट, ऐसे इंसान है तो आप संघ में तभी आ सकते हैं जब आप आर्मी को क्विट कर दें या फिर आप अपना अपना कर्ज चुका दिया हो। क्योंकि संघ का मतलब क्या होता है कि आप एक ओपन थिंकिंग वाले लोग हो, आपके ऊपर में किसी का प्रेशर ना हो। नाउ सपोज दैट मैं कर्ज ले आऊं और मैं संघ का पार्ट बन जाऊं, सामने वाला आके बोलेगा मेरा कर्ज चुकाओ, तो आपका तो रिलेशन रहा नहीं ना, आप न्यूट्रल कभी हो ही नहीं सकते। एक न्यूट्रल इंसान ही निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, उसके लिए मेंटल पीस की जरूरत है। तो इट इज इंपॉर्टेंट, अगर आप गुलाम है तो अपने मास्टर से आप छुट्टी लेकर के आए कि मैं अब गुलामी छोड़ रहा हूँ हमेशा के लिए, मैं अब संघ बनने जा रहा हूँ, संघ का पार्ट बनने जा रहा हूँ, मैं एक बुद्धिस्ट मॉन्क बनने जा रहा हूँ। तो अगर आप आर्मी में काम करें तो आर्मी क्विट करिए, अगर आपने कर्ज लिया तो कर्ज चुकाइए। इन परिस्थितियों से निकल करके अगर आप न्यूट्रल हो रहे हैं तभी आप संघ का पार्ट बन सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि संघ में कुछ लोगों की एंट्री अलाउड नहीं थी। अलाउड तभी होगी जब वो लोग उस चीज को छोड़ के आएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हु वर द पीपल वर नॉट अलाउड टू बी अ पार्ट ऑफ संघ, राइट? सो दीज आर द पीपल। क्यों ऐसा था? आई हैव एक्सप्लेन्ड इट हियर। सो आई थिंक इसके बाद में आपको डाउट नहीं होगा। एक मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज बस छोटा सा टॉपिक है। होता क्या है ना कि मोनेस्ट्री मतलब एक ऐसा जगह जहां पे बुद्धा और जैना मॉन्क्स दोनों रहते हैं, राइट? प्लेस टू प्लेस। हर साल में कहीं पे बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है तो वहां से वो चले गए कोई ऐसी जगह पे जहां बारिश कम होती, वहां पे उन्होंने अपनी मोनेस्ट्री बना दी और वहां पे वो रह रहे हैं। मोनेस्ट्री का दो पार्ट होता है, एक होता है चैत्य और एक होता है विहार। आपने आजकल बहुत सारे ऐसे जगह का नाम सुना होगा, चेतन विहार, चाणक्य विहार। ये विहार का मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस, इसको याद रखना, मतलब रहने वाली जगह जहां पे आप रह सकते हो। और चैत्य है वर्शिप प्लेस, मतलब जहां पे आप पूजा करोगे, राइट? तो चैत्य और विहार के बीच में बेसिक सा डिफरेंस है। चैत्य क्या है? वर्शिप प्लेस। विहारा क्या है? ड्वेलिंग प्लेस। ये यूपीएससी में पूछा गया था 2017 या 18 के आसपास के टाइम प्रीलिम्स में, और स्टेट पीसीएस में लोग पूछते रहते हैं। सो विद दिस we have I think covered this entire 3 चैप्टर। हमने चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 ये 3 चैप्टर कवर कर दिया है। तो अभी तक हम एनसीईआरटी के 7 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। एक वीडियो में हम बचे हुए चैप्टर्स को खत्म करेंगे, इसके बाद से क्लास 6 की एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। ट्रस्ट मी गाइस, जिस तरीके से मैं टॉपिक्स को खोल रहा हूँ, लेट मी मेक इट क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो रहा है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ में देन एंड देयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हुए जाओगे ना, nobody is gonna beat you, right? सो आज से प्रिपरेशन को स्टार्ट करना, सो गिव अ स्ट्रांग होल्ड। और अगर आपको एनबीटी सीरीज स्टार्ट करानी है देन डू टेक्स्ट मी इन द कमेंट बॉक्स, फिर मैं उस हिसाब से एनबीटी सीरीज को स्टार्ट कर दूंगा। सो सी यू देन इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास यहीं रखते हैं, अगले क्लास में हम इसको खत्म करेंगे। और टेलीग्राम चैनल पे मैं कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा, उस क्वेश्चंस का आप मुझे आंसर जरूर करके देंगे। उनके बाद में हम आगे के चैप्टर्स को कवर करेंगे, ताकि हम जितना भी खत्म करते जा रहे हैं वो क्वेश्चन लगते जाए और आपका वो एरिया कंसोलिडेट होते रहे। पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंसोलिडेशन इज इंपॉर्टेंट। वो याद रहे। याद कैसे होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के। कोई मॉक नहीं लगाना है, सिर्फ पीवाईक्यू लगाओ। अगर आपने अभी से पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर दिया है तो ट्रस्ट मी प्रीलिम्स तक आपको एक एक क्वेश्चन रटा हुआ होगा, और नहीं सिर्फ प्रीलिम्स का, इवन मेंस का भी एक एक क्वेश्चन रटा होगा। देन देयर इज नो बैरियर। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।